वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासकों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह जो अरब के शासक ने क्या करा, भारत में आक्रमण करा। जिसके बाद दूसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ तुर्क का आक्रमण। अब उसके बाद क्या हुआ कि मामलूक या फिर गुलाम वंश ने क्या करा, भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करा, जिसका जो क्रम था, जो काल था, वो था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। ठीक है। गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करने के लिए आया वो था खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। और ये खिलजी वंश ने जो शासन करा वो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन करा। इसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो होता है कौन? तुगलक वंश। ठीक है। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक क्या करा, भारत में दिल्ली सल्तनत में अपना शासन करा और निरंतर क्या है वो साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद एक नया वंश सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में उभर कर आया। तुगलक वंश की समाप्ति तक क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत का अधिकतर क्षेत्र था, जो भारत का अधिकतर क्षेत्र था, वो क्या हो गया, स्वतंत्र होने लग गया। और इस सैयद वंश ने 1414 ईस्वी तक 1451 ईस्वी तक क्या करा, शासन करा। अब जो लास्ट वंश हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में वो था लोधी वंश। ठीक है। लोधी वंश ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करा, जिसका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था। ठीक है। इब्राहिम लोधी के, ठीक है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बाद एक नया साम्राज्य आता है, एक नया वंश आता है, एक नया काल शुरू होता है और उस काल को हम कहते हैं मुगल काल। ठीक है। मुगल काल, जिसने 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक क्या करा, भारत में शासन करा। अब मुगल वंश में या मुगल काल में जो मुगल वर्ड है उसका मतलब समझते हैं, मुगल थे कौन? ठीक है। मुगल कहा किसे जाता था? तो जो मुगल थे वो क्या थे, तुर्क और मंगोल का क्या थे, मिश्रण थे। ठीक है। तुर्क और मंगोल थे, मतलब तुर्क भी थे और मंगोल भी थे। जब वो एक हो गए और अपना अलग धर्म चलाने लगे तो वो क्या कहलाए, मुगल कहलाए। ठीक है। अब हुआ क्या, ये क्या थे, उज्बेक लोग थे। उज्बेक लोग की बात करूं तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आगे उज्बेकिस्तान पड़ता था, वहाँ के क्या थे, ये लोग थे। ठीक है। 15वीं शताब्दी में हुआ क्या, 15वीं शताब्दी में उज्बेक लोगों का क्या था, उज्बेक लोगों के तुर्क और मंगोल समूह। ठीक है। तुर्क और मंगोल क्या थे, मुगल थे। ठीक है। तुर्क और मंगोल से ही तो मुगल बना। तो वही जो तुर्क और मंगोल लोग थे उनका एक कबीला कहाँ आया, अक्सस पार के क्षेत्र में आया। अब अक्सस पार क्या था इसको समझते हैं। अक्सस क्या थी, उज्बेकिस्तान में पड़ने वाली क्या थी, एक नदी थी। ठीक है। उस नदी के पार क्या हुआ, एक मंगोल और तुर्क कबीला या फिर मैं कहूँ मुगल कबीला, वो क्या हुआ, अक्सस पार के क्षेत्र में रहने आया। ठीक है। उन्हीं को क्या कहा गया, उज्बेक लोग कहा गया। अब उज्बेक मुसलमान तो थे, ठीक है, उज्बेक लोग क्या थे, मुसलमान तो थे, पर जो तैमूरी थे, जो तैमूर वंश के लोग थे वो क्या थे, उन्हें हीन समझते थे। ठीक है। मतलब अपने धर्म का न समझकर मुसलमान नहीं समझते थे। दूसरी चीज, अब इसी के साथ साथ एशिया में क्या था कि पश्चिमी क्षेत्र में, ईरान में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र के ईरान में क्या था, एक नया वंश चल रहा था, नया वंश शासन कर रहा था और वो वंश था कौन सा, सफवी वंश। कौन सा वंश, सफवी वंश। ठीक है। अब जो सफवी वंश थे, सफवी वंश के जो पूर्वज थे, ठीक है, सफवी वंश अपना पूर्वज जो मानते थे वो मानते थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक है। जिन्होंने क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी, उन्हें अपना क्या मानते थे, पूर्वज मानते थे। अब जब वो इन्हें पूर्वज मानते थे तो अभी हमारे पास क्या हुआ, दो अलग अलग शासक आ गए। कौन कौन से वंश आ गए, उज्बेक और दूसरा सफवी वंश। ठीक है। 16वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, एशिया में, पूरे एशिया में 3 वंश राज करने लग गए। कौन कौन से, उस्मानी, सफवी और उज्बेक। ठीक है। उस्मानी, सफवी और उज्बेक, 3 क्या हुए, वंश आ गए। ठीक है, जिससे इन तीनों के क्या है,
टकराव की एक ज़मीन बन गई, ठीक है, जिससे ये तीनों के अलग अलग टकराव की एक ज़मीन बन गई, ठीक है। उस्मानी लोग अपना आप को, सफ़वी जो थे वो अपना आप को क्या पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। दूसरे जो तैमूरी थे, तैमूरी उज्बेक लोगों को क्या समझते थे, हीन समझते थे। तो सबके बीच में क्या हुआ, एक टकराव की एक ज़मीन उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब जो मुग़ल थे, जो मुग़ल साम्राज्य के लोग थे, जो मुग़ल वंश के लोग थे, वो क्या थे, वो उज्बेक थे, ठीक है। क्या थे, उज्बेक थे। उज्बेक से रिलेटेड कौन थे, उज्बेक थे, क्योंकि ये उज्बेक क्षेत्र में क्या है, शासन कर रहे थे। अब देखते हैं कि भारत में किस तरह मुग़लों का आगमन हुआ, किस तरह भारत में मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक भारत में आक्रमण करने के लिए आया वो था कौन, बाबर, ठीक है। बाबर, जिसका मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था, जहरुद्दीन महमूद बाबर। दूसरी चीज, 1494 ईस्वी में क्या हुआ, ये 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, एक छोटा सा 12 वर्ष की उम्र का बच्चा क्या करता है, अक्सस पार के क्षेत्र में, जिसे फरगना कहते हैं, फरगना के अक्सस पार का एक क्षेत्र था, कहाँ, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में क्या था, अक्सस पार में फरगना क्षेत्र का एक जगह थी, वहाँ का क्या बना, 12 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। 12 वर्ष की उम्र में क्या करता है, राजगद्दी पर बैठता है। इसकी माता जो थी वो चीन की, जिसे मध्य एशिया या फिर ट्रांस आशियान कहते हैं, ठीक है, मध्य एशिया या ट्रांस आशियान, इस चीन क्षेत्र को कहा जाता था, मध्य एशिया को। तो वहाँ की क्या थी, उस मंगोल का नेता जो था, जिसने भारत पर आक्रमण करा था, भारत में नरसंहार करे थे, उस चंगेज खां की क्या थी, वंशज थी। कौन, इसकी माता क्या थी, मंगोल नेता चंगेज खां की वंशज थी। और जो इसके पिता थे वो क्या थे, तैमूर वंश के थे। पिता किस वंश के थे, तैमूर वंश के थे। अब ये जो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक रहा बाबर, या फिर मुगल वंश के जो शासक रहे, उन्होंने स्वयं को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करा। क्यों नहीं पसंद करा, क्योंकि जो मंगोल का नेता था चंगेज खां, मंगोल नेता जो चंगेज खां था, उसने क्या करा था, भारत में अत्यंत नरसंहार करे थे, ठीक है। भारत में क्या करते, नरसंहार करे थे, जिस कारण जो मुगल साम्राज्य के लोग थे वो स्वयं को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी चीज, तो ये अपने आप को कहलाते क्या थे, ये स्वयं को क्या है, तैमूर वंश का वंशज मानते थे। क्या कहलाना पसंद करते थे, तैमूर वंश का वंशज कहलाना पसंद करते थे। अब तैमूर वंश का वंशज कहलाना पसंद करते थे, तो हमने देखा था कि 1398 ईस्वी में जो तैमूर था, ठीक है, तैमूर वंश के लोग थे, उन्होंने क्या करा, भारत में साम्राज्य करा और निरंतर अपने जो क्षेत्र हैं उस पर क्या अलग अलग विजय अभियान करे। किसने, तैमूर वंश के, जिस कारण तैमूर वंश को अपना वंशज मानते थे। कौन, मुगल, जो मुगल लोग थे वो तैमूर वंश को अपना वंशज मानते थे। अब 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में किसका जन्म होता है, बाबर का जन्म होता है, ठीक है, 14 फरवरी 1483 को। इसके पिता जो होते हैं वो कौन होते हैं, उमर शेख मिर्जा होते हैं। कौन होते हैं, उमर शेख मिर्जा होते हैं, जो क्या होते हैं, एक तैमूरी वंश के होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा तैमूरी वंश के हैं, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मिर्जा, तो ये क्या है, तैमूरी वंश के हैं। दूसरा, माता जो होती है वो कुतलुग निगार होती है। कौन होते हैं, कुतलुग निगार। माता का क्या नाम होता है, कुतलुग निगार, इसकी माता का नाम होता है। अब जो बाबर होता है वो क्या करता है, जब ये सिंहासन पर बैठता है फरगना के, तो वहाँ क्या है, एक नवीन वंश की नींव डालता है, नवीन वंश को स्थापित करता है। उस नवीन वंश का जो नाम होता है वो होता है चगताई वंश, ठीक है। कौन सा वंश, चगताई वंश। तो क्वेश्चन बनता है कि चगताई वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था, तो वो था कौन, बाबर ने एक नवीन वंश चगताई वंश की क्या डाली, नींव डाली, ठीक है। अब जब ये शासक बनता है, कहाँ का, फरगना क्षेत्र का शासक बनता है, तो कुछ ही सालों के बाद ये क्या करता है, समरकंद जीतने चल देता है। समरकंद भी उज्बेकिस्तान का एक क्षेत्र होता है, और वहाँ कौन शासक कर रहा होता है, वहाँ इस बाबर का चाचा शासन कर रहा होता है, ठीक है। अब ये समरकंद को जीतने चल देता है, और 2 बार क्या करता है, प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने का मतलब यह है कि वह 2 बार क्या है, विजय भी रहता है,
पर जल्द ही क्या है, उस समरकंद को ये खो बैठता है। ठीक है, जब ये दूसरी बार जब ये शासन कर रहा होता है और दूसरी बार विजय रहता है, तो उस समय क्या होता है, 2 बार क्या है प्रयास कर रहा होता है, तो उज्बेक सरदार, ठीक है, उज्बेक सरदार क्या करते हैं, अपने एक सैनिक, एक शासक को भेजते हैं जिसका नाम होता है क्या, सैबानी खान। किसको भेजते हैं, सैबानी खान को भेजते हैं, जब ये दूसरी बार विजय हो गया होता है और शासन कर रहा होता है कहाँ, समरकंद में। अब समरकंद में सैबानी खान का शासक चल रहा होता है, तो सैबानी खान विजय रह जाता है। अब 1504 ईस्वी में जब सैबानी खान विजय हो जाता है, तो 1504 ईस्वी में जो बाबर है वो कहाँ आ जाता है, काबुल आ जाता है और काबुल को विजय करता है। ठीक है, काबुल, अब इसने समरकंद का ख्वाब छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ से इसको 2 बार जीत मिली, पर 2 बार क्या है, इसको हार का सामना करना पड़ा। और जो समरकंद है वो किसके हाथों में आ गया है, सैबानी खान के हाथों में आ गया है। तो जो नेक्स्ट अब ये शासन करता है कहाँ, काबुल चले जाता है, काबुल भाग जाता है। ठीक है, और काबुल में क्या है, ये विजय हो जाता है, काबुल में ये विजय हो जाता है। जब ये काबुल जीत जाता है, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसको खबर मिलती है, क्या खबर मिलती है कि जो 1510 ईस्वी में, ठीक है, 1510 ईस्वी में इसके पास एक खबर आती है कि शाह इस्माइल ने क्या है, सैबानी खान पर हमला कर दिया है। किसने, शाह इस्माइल ने सैबानी खान पर हमला कर दिया है। अब जब शाह इस्माइल सैबानी खान पर टूट पड़ता है, तो क्या होता है कि जो सैबानी खान होता है वो क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, सैबानी खान के हारने के पश्चात क्या होता है, जो समरकंद है वो किसके हाथों में आ जाता है, शाह इस्माइल के हाथों में आ जाता है। अब जब शाह इस्माइल के हाथों में समरकंद आ जाता है, तो समरकंद जीतने का ख्वाब ये दोबारा देखने लग जाता है। कौन, बाबर समरकंद जीतने का ख्वाब दोबारा देखने लग जाता है। ठीक है, अभी ये इंडिया में आया नहीं है, ठीक है, सिर्फ काबुल तक पहुंचा है, और काबुल से ही कहाँ, वापस समरकंद जीतने जा रहा है। ठीक है, काबुल से दोबारा क्या है, वापस समरकंद जीतने जा रहा है, जहां इसको 2 बार हार का सामना करना पड़ा। तो उसी समरकंद को जीतने चल देता है, और वहां शासन कौन कर रहा होता है, शाह इस्माइल कर रहा होता है। जब शाह इस्माइल को जीतने चाहता है, तो उस समय इसको क्या होती है, एक सहायता की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो ये समरकंद जीता था, तो उस समय इसके पास सेना की कमी थी। ठीक है, समरकंद जीतने पर सेना की कमी थी, और वहां से भागकर ये कहाँ आया, काबुल विजय पर आया। तो काबुल विजय पर आते आते धीरे धीरे क्या है, इसकी सेना और कम हो गई। जब सेना इसकी कम हुई, तो इसको सेना की आवश्यकता पड़ती है, अब इसको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सहायता किससे मांगता है, ईरानियों से, ईरान के लोगों से क्या करता है, सहायता मांगता है, ईरान के सैनिकों से, ईरान की फौजों से सहायता मांगता है। और ईरान की फौज क्या करती है, इसको सहायता करती है, क्या जीतने के लिए, समरकंद जीतने के लिए। ठीक है, समरकंद में कौन शासक कर रहा है, शाह इस्माइल शासन कर रहा है। तो शाह इस्माइल के शासन कर रहा होता है कहाँ, समरकंद में, और ईरानी फौजों की मदद से ये क्या करता है, समरकंद को दोबारा जीत जाता है। अब भैया समरकंद को जीत गया, किसके कारण जीता, ईरानी फौजों के कारण जीता। तो वास्तविक जो नियंत्रण आ जाता है कुछ ही समय पश्चात, वो आ जाता है ईरानी फौजों का। ठीक है, कहाँ, समरकंद पर जो वास्तविक नियंत्रण आ जाता है वो किसका आ जाता है, ईरानी फौजों का आ जाता है। पर जो शासक होता है, जो बाबर होता है, ठीक है, बाबर क्या होता है, बाबर एक ऐसा शासक होता है जो स्वयं को एक स्वतंत्र शासक के रूप में देखना जाता है। ठीक है, जब बाबर स्वयं को स्वतंत्र नहीं पाता है, ईरानी फौजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, ईरानी फौजों के कारण विजय होता है, तो ईरानी फौजों के अधीन हो जाता है कौन, बाबर। तो इसके चलते ये क्या करता है, कुछ ही समय पश्चात क्या करता है, एक कूच कर देता है, किसके खिलाफ, ईरानी फौजों के खिलाफ, ईरानी सैनिकों के खिलाफ। जब ये ईरानी सैनिकों के खिलाफ कूच करता है, तो ईरानी सैनिक क्या होते हैं, इस पर आक्रमण के लिए टूट पड़ने को तैयार होते हैं। तो ये क्या करता है, ये दोबारा भागकर कहाँ आ जाता है, समरकंद आ जाता है। नहीं, दोबारा भागकर कहाँ आ जाता है, काबुल आ जाता है। समरकंद में तो बैठा है ये, समरकंद में तो शासन कर रहा है, लेकिन दोबारा कहाँ आ जाता है, काबुल भाग जाता है। अब यहाँ तक देख लिया है हमने कि ये काबुल आ गया है दोबारा। ठीक है,
जितने राज्य जीत रहा है, जितने क्षेत्र जीत रहा है, उनको लगातार हारता चले जा रहा है। तो शुरुआत में क्या है, इसे बहुत हार का सामना करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये भारत विजय में पूरे भारत के चारों कोनों पर क्या है, अपना एक शासन करता है। अब आगे देखते हैं कि इसकी जो उपाधियां हैं उसको देखते हैं। तो जब बाबर समरकंद को हार जाता है और दोबारा कहाँ चले जाता है, काबुल चले जाता है, तो वो क्या करता है, अपना आपको एक उपाधि प्रदान करता है, और वो उपाधि होती है किसकी, बादशाह की उपाधि। ठीक है, किसकी उपाधि प्राप्त करता है, सर्वप्रथम ये बादशाह की उपाधि को ग्रहण कर लेता है काबुल में, जब ये दोबारा वापस आता है। अब काबुल में आने के पश्चात ये क्या करता है, भारत में आक्रमण शुरू कर देता है। ठीक है, अपने धीरे धीरे क्या है, साम्राज्य को बढ़ाता चले जाता है, और सर्वप्रथम जो ये भारत में आक्रमण करता है वो करता है कहाँ, यूसुफजई जनजाति के खिलाफ। ठीक है, यूसुफजई जनजाति के खिलाफ। अब ये यूसुफजई जनजाति जो होती है वो बागौर, राजस्थान में जो बागौर पड़ता है वहाँ क्या है, यूसुफजई जनजाति शासन कर रही होती है। तो उस यूसुफजई जनजाति के खिलाफ ये 1519 ईस्वी में क्या करता है, भारत में पहला आक्रमण करता है, जिसमें ये सियालकोट सर्वप्रथम जो विजय करता है वो विजय करता है सियालकोट की विजय। ठीक है, वहीं एक किला होता है जो कि बहुत पुराना किला होता है, वो होता है कौन सा, भीड़ा या फिर भीड़े का किला। ठीक है, भीड़े या फिर भीड़ा का किला। तो किले इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि किले क्या होते हैं, एक ऐसे स्थान पर होते हैं जो ऊंचाई वाला स्थान होता है। ठीक है, और किलों में बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, तो उन दीवारों से क्या है होता है, कोई भी शासक अगर आप पर युद्ध करने की सोच रहा होता है तो वो हाइट वाले स्थान से क्या कर देते हैं, उसको वहीं हरा सकते थे। तो इसलिए ये सर्वप्रथम क्या करता है, सियालकोट और भीड़ा या फिर भीड़े के किले को विजय करता है। ठीक है, अब ये जो सियालकोट और भीड़ा या फिर भीड़े वाला स्थान होता है, ये क्या होता है, हिंदुस्तान के दो द्वार होते हैं। क्या होते हैं, हिंदुस्तान के दो द्वार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सियालकोट और भीड़ा। मध्यकालीन भारत में जो हिंदुस्तान के द्वार होते हैं वो होते हैं कौन, एक होता है सियालकोट, एक होता है दूसरा भीड़ा या फिर भीड़े का किला। ठीक है, अब ये जो सियालकोट पर प्रथम बार हमला होता है, सियालकोट पर जब बाबर प्रथम बार भारत में आक्रमण करता है, तो प्रथम बार क्या होता है, भारत में तोपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाबर क्या होता है, जब सिंधु नदी को पार करता है, काबुल से भारत आता है, तो अपने साथ अपनी एक ऐसी छोटी चलती फिरती तोपें लेकर आया होता है। ठीक है, उन्हीं तोपों का ये क्या करता है, सर्वप्रथम प्रयोग करता है कहाँ, सियालकोट पर। कहाँ प्रयोग करता है, सियालकोट पर। अब बात करते हैं बाबर की जो युद्ध शिक्षा होती है। ठीक है, युद्ध शिक्षा के बारे में। अब बाबर क्या करता है, बाबर किन किन के पास रहा होता है, उज्बेकों से मिला रहता है, ईरानियों से मिला रहता है, तुर्कों से मिला रहता है, और मंगोल और अफगानों से मिला रहता है। तो सर्वप्रथम ये उज्बेकों से क्या सीखता है, तुलगुमा युद्ध पद्धति, एक युद्ध पद्धति सीखता है। ठीक है, युद्ध करने की जो नीति है, जो पद्धति है, उसको सीखता है। किससे, उज्बेकों से ये युद्ध पद्धति सीखता है, जिसे क्या नाम दिया गया था, तुलगुमा युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति, तुलगुमा युद्ध पद्धति, जिसे ये बाद में क्या है, भारत में 4 आक्रमणों में प्रयोग करता है। दूसरा, ईरानियों से ये क्या सीख कर आया होता है, तो ईरानियों से ये बंदूक और तोपे चक का प्रयोग करना सीख के आया होता है। ठीक है, हारा होता है, हालांकि ईरानी क्या होते हैं, ईरानी फौजों से ये जब काबुल आ जाता है तो उस समय एक प्रकार से इसकी हार हुई रहती है, लेकिन उनसे भी क्या है, ये शिक्षा लेकर आ रहा है। किस चीज़ की शिक्षा लेकर आया है, बंदूकों की, तोपों के प्रयोग की, ताकि आगे चलकर पूरे भारत में क्या कर सके, राज कर सके। तीसरा, तुर्क से ये क्या सीख कर आता है, घुड़सवारी सीख कर आता है। तुर्क से क्या सीख कर आता है, घुड़सवारी सीख कर आता है। ठीक है, चौथा ये सीखता है मंगोल और अफगानों से। अब मंगोल और अफगानों से ये क्या सीख के आता है, युद्ध व्यू की रचना। ठीक है, युद्ध व्यू की रचना सीख कर आता है, क्योंकि कोई भी युद्ध बिना युद्ध व्यू की रचना के सफल नहीं हो पाता। ठीक है, आपने वो डायलॉग सुना होगा मामाश्री वाला कि मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था, ठीक है, कि युद्धभूमि में युद्ध से पहले उसे मनोभूमि में खेला जाता है। तो वही चीज़ मनोभूमि, यहाँ पर मनोभूमि सीखता है किससे, मंगोल और अफगानों से। क्या सीखता है, युद्ध व्यू की रचना सीखता है।
अब जब ये युद्ध शिक्षा की हमने बात करी, अब जब ये भीड़ा विजय के पश्चात, भीड़ा जब विजय कर लेता है तो क्या करता है ये, उस समय दौलत खां, ठीक है, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का कौन, इब्राहिम लोदी क्या कर रहा होता है, भारत में दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा होता है। और दूसरा जो शासक होता है वो होता है दौलत खां, ठीक है। दौलत खां और इब्राहिम लोदी को क्या करता है, पत्र भेजता है और अपना एक मौखिक समाचार भेजता है। क्या समाचार भेजता है कि उसमें वो मांग करता है, किसकी, उन क्षेत्रों की मांग करता है जो तुर्कों के अधीन है। किन क्षेत्रों की मांग करता है, उन क्षेत्रों की मांग करता है जो तुर्कों के क्या हैं, अधीन है। अब तुर्कों के अधीन उस समय जो क्षेत्र रहते हैं वो रहते हैं बंगाल का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, उधर गुजरात पूरा तुर्कों के अधीन रहता है, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, बहमनी राज्य, विजयनगर, ये सब जो क्षेत्र रहते हैं वो उस समय क्या होते हैं, तुर्कों के अधीन रहते हैं। और सर्वप्रथम बाबर युद्ध करना नहीं चाह रहा होता है, तो वो क्या करता है, अपना एक समाचार भेजता है, पत्र भेजता है कि जो तुर्कों के अधीन साम्राज्य हैं वो क्या हैं, मुझे दे दिए जाएं, ठीक है। सर्वप्रथम ये सोचता है कि डर के मारे, मेरी तोपों की जानकारी के मारे ये क्या करें, जो शासक हैं, जो दौलत खां और इब्राहिम लोदी हैं, वो क्या करें, मुझे बिना युद्ध के क्या कर दें, शासक करने दे। कहाँ, इन क्षेत्रों पे जो तुर्कों के अधीन है उन क्षेत्रों पर क्या करने दे, शासन करने दे। पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि दौलत खां और इब्राहिम लोदी क्या करते देते हैं, उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, उसके समाचार पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अब उसी समय क्या होता है, जो इब्राहिम लोदी होता है वो क्या होता है, अपनी कूटनीतिक नीति चला रहा होता है, ठीक है। साम्राज्य में क्या है, दिल्ली सल्तनत में क्या है, इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है और वो क्या है, अपनी मनमानी कर रहा होता है, ठीक है, अपनी कूटनीति नीति चला रहा होता है। तो वो जो कूटनीति होती है वो अफगानों को पसंद नहीं आती है। पहला बात अफगानों को पसंद नहीं आती है। दूसरी बात, जो वहाँ शासन कर रहे होते हैं भारत में, जिसमें दौलत खां होता है और राणा सांगा होते हैं, तो ये पंजाब, दौलत खां उस समय पंजाब का सूबेदार रहता है, तो दौलत खां उन सबको, इसकी जो नीति होती है वो सही नहीं लगती है और ये क्या चाहते हैं कि जो इब्राहिम लोदी है वो भारत से, दिल्ली सल्तनत से हट जाए, ठीक है। इसलिए अब क्या करते हैं, ये बाबर को आमंत्रित करते हैं, किसके लिए, भारत में आक्रमण के लिए, ठीक है। जब भारत में आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए ये क्या करते हैं, बाबर को भारत में आमंत्रण पत्र भेजते हैं। और जो सबसे पहला आमंत्रण पत्र भेजता है वो होता है कौन, दौलत खां, जो कि पंजाब का सूबेदार होता है, ठीक है। क्या होता है, पंजाब का सूबेदार होता है कौन, दौलत खां, ठीक है। अब जब दौलत खां अपने पुत्र को समाचार, एक आमंत्रण पत्र भेजने के लिए भेजता है काबुल में, किसके पास, बाबर के पास, तो बाबर क्या करता है, उसे अनदेखा कर देता है। अब क्यों अनदेखा करता है, इसके पीछे होते हैं दो कारण, ठीक है। कौन कौन से कारण, पहला होता है जब ये क्षेत्रों की मांग करता है, तुर्क के जो अधीन क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की मांग करता है, तो दौलत खां क्या करता है, दौलत खां उन क्षेत्रों को उसको नहीं देता है, ठीक है। तो बाबर सोचता है कि कहीं मुझे इस युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में हराने की कोशिश तो नहीं है, तो इसलिए ये इसकी बात को अनसुना कर देता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब 1525 ईस्वी में, ठीक है, 1525 ईस्वी में बाबर पेशावर में शासन कर रहा होता है, तो जो दौलत खां होता है, दौलत खां क्या करता है, अपने 30,000 से 40,000 सैनिकों के साथ आता है, कहाँ, सियालकोट पर, जो हिंदुस्तान के दो द्वार हैं, सियालकोट पर क्या करता है, हमला कर देता है और उसी हमले में क्या हो जाता है, ये विजय हो जाता है, ठीक है। जब ये विजय हो जाता है उसके पश्चात जब बाबर दोबारा अपनी सेना लेकर सियालकोट पर हमला करता है, तो दौलत खां की जो सेना होती है, जो 30,000 से 40,000 सैनिक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तो पहला जो आमंत्रण पत्र है वो दौलत खां द्वारा भेजा गया, तो दौलत खां के इस आमंत्रण पत्र को इसने स्वीकार नहीं किया। दूसरा जो आमंत्रण पत्र आता है इसके पास, वो आता है इब्राहिम लोदी के चाचा का, ठीक है। मतलब जो इब्राहिम लोदी का चाचा है वो भी इब्राहिम लोदी की कूटनीतिक नीतियों से क्या है, परेशान है। तो आलम खां जो चाचा होता है, आलम खां इब्राहिम लोदी का, वो भी इसको आमंत्रण पत्र भेजता है, किसको, बाबर को, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के चाचा का भी आमंत्रण पत्र ये अस्वीकार कर देता है। लेकिन बाद में
जब राजस्थान के जो शासक होते हैं, सूरवीर योद्धा होते हैं, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा जब इसे आमंत्रण पत्र भेजते हैं तो ये तुरंत भारत में आक्रमण करने को क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ आने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद जब ये भारत आता है तो भारत में ये 4 युद्ध लड़ता है, जिसमें जो पहला युद्ध होता है वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत नामक स्थान पर क्या हुआ था, लड़ा गया था। दूसरा जो ये युद्ध करता है वो करता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो होता है वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को किसके विरुद्ध होता है, ये होता है राणा सांगा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध होता है, राणा सांगा के विरुद्ध। तीसरे युद्ध की बात करते हैं। जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है राजा मेदिनी राय के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि जो राणा सांगा का साथ दिया होता है उस समय, उस हिंदू शासक ने दिया होता है, उनका नाम होता है राजा मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के खिलाफ ये क्या कर देता है, चंदेरी का युद्ध कर देता है, जो कि 1528 में होता है। और जो चौथा युद्ध और अंतिम युद्ध होता है वो होता है घाघरा का युद्ध, जो कि 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को लड़ा जाता है, ठीक है। अब इन युद्ध के बारे में हम चर्चा अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।